प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की एक ऐसी सभ्यता रही है जिसने न केवल भारत के गौरव को बढ़ाया है बल्कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को भी उस दौर में सिद्ध किया जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक निरंतर यह जताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय हीन है, भारतीय सभ्यता कोई प्राचीन नहीं है। भारतीयों को एक प्रकार से असभ्य मानकर उनकी उपेक्षा की जाती थी। ऐसे समय में जब 1924 में जॉन मार्शल ने यह घोषणा की कि हड़प्पा सभ्यता अर्थात उस समय इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, यह घोषणा मार्शल द्वारा की गई कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की प्राचीन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान ही प्राचीन है और लगभग 2500 ईसा से भी 2500 वर्ष पूर्व यह सभ्यता अपने चरम विकास पर थी। तो इससे न केवल भारतीय अस्मिता को बल मिला बल्कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता भी सिद्ध हो गई। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वह अपने आप में एक रोचक विषय है। सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में 1826 ईस्वी में मेसन नामक जो अंग्रेज थे, चार्ल्स मेसन ने इस स्थान अर्थात हड़प्पा के खंडरों को देखा था और मेसन ने अपने लेख में इसका उल्लेख किया था। 1831 में कर्नल अलेक्जेंडर बर्न्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर पंजाब के सिख शासक तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे, तो बंस ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा था और उसने इस विषय पर चर्चा की थी। फिर जब 1853 ईस्वी में हड़प्पा से होते हुए जब रेल लाइन निर्मित की जा रही थी तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की, वहां का निरीक्षण किया और उन्होंने वहां कई पुरातात्विक अवशेषों को देखा भी। परंतु अलेक्जेंडर कनिंघम इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि भारतीय सभ्यता वैदिक काल से अधिक पुरानी नहीं हो सकती है और उस समय वैसे भी वह बौद्ध संबंधी खोजों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इसलिए उन्होंने जब हड़प्पा के खंडरों को देखा, वहाँ के अवशेषों को देखा, तो अपने पूर्वाग्रह के कारण वह उचित अनुमान लगाने में असफल रहे, अर्थात वह हड़प्पा की प्राचीनता को समझने में पूर्णतया विफल रहे। फिर 1872 में कनिंघम महोदय ने दूसरा दौरा
हड़प्पा का किया। और इस दूसरी यात्रा में उनको एक सांड युक्त मोहर मिली, जिसके नीचे एक जो हड़प्पा लिपि है उसमें कुछ लिखा हुआ था। परंतु कनिंघम ने इस सांड युक्त मोहर को एक विदेशी मोहर माना, क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि कनिंघम पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए इसका वह वास्तविक मूल्यांकन करने में अक्षम रहे। यही विचार कुछ भारतीयों के भी थे। हीरानंद शास्त्री, आर.डी. भंडारकर, उनका भी यही मानना था कि यह सभ्यता कोई ज़्यादा प्राचीन सभ्यता नहीं है। अपने पूर्वाग्रह और भारत के संदर्भ में अपने औपनिवेशिक विचारों के कारण न ही कनिंघम महोदय इस सभ्यता की प्राचीनता को समझ सके, और न ही उस समय जो भारतीय इतिहासकार थे हीरानंद शास्त्री और आर.डी. भंडारकर, वे भी इस सभ्यता की प्राचीनता का आकलन नहीं कर सके। इस तरह दीर्घकाल तक यह सभ्यता एक प्रकार से उपेक्षित रही और इसकी खुदाई नहीं हो पाई और न ही इस पर उचित ध्यान दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो ईंट चोर थे, जो रेलवे लाइन के ठेकेदार थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर हड़प्पा के खंडरों को नष्ट कर दिया। 1920 में जाकर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई उनके नेतृत्व में हुई। जॉन मार्शल, जो उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। जब यह कार्य प्रगति पर था तो इसी बीच 1921 में आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की भी खुदाई आरंभ की गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो इन दोनों स्थानों की जब खुदाई हुई तो इसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों स्थानों पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने आरंभ हुए और यह स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो प्राचीन अवशेष मिले हैं, निश्चित ही वह एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। और परिणाम स्वरूप 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इसकी प्राचीनता की घोषणा कर दी कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व एक नगरीय सभ्यता थी और इससे भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को एक प्रमाणिक बल मिला। अब जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो चुकी थी और यह स्पष्ट हो चुका था कि यह सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जो कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समान ही प्राचीन है, प्रारंभ में जब इस सभ्यता के जो संबंधित स्थल थे उनका उत्खनन किया गया तो उससे स्पष्ट हुआ कि प्रारंभ में इस सभ्यता से जुड़े जो स्थल थे, अधिकांश स्थल सिंधु नदी की घाटी में ही प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता को प्रारंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाने लगा। इसलिए जो इस सभ्यता का जो नामकरण था वो समय समय पर बदलता रहा। प्रारंभ में इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। बाद में फिर जब इस सभ्यता से जुड़े हुए स्थान सिंधु घाटी से भी बाहर मिलने लगे, तब मार्टिमर व्हीलर और अन्य जो पुराविद थे उन्होंने इसका नाम सिंधु सभ्यता कहना आरंभ किया। परंतु जब इस सभ्यता के स्थल भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने लगे और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में इससे संबंधित स्थल मिले, तो तब इस आधार पर कि सर्वप्रथम इस सभ्यता का
जो ज्ञान हुआ था, इस सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। इसलिए क्योंकि हड़प्पा से ही इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। वर्तमान में इस सभ्यता से जुड़े लगभग 2800 स्थलों की खोज की जा चुकी है। कई विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है, क्योंकि इस सभ्यता से जुड़े जो कई महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं उनमें अधिकांशतः जो प्राचीन सरस्वती, जिसे घग्गर या हकरा भी कहा जाता है, और सिंधु नदी तो सिंधु की घाटी में तो थी ही, साथ ही साथ जो इस सभ्यता से जुड़े कई प्राचीन स्थल थे या स्थल हैं, वे बड़े पैमाने पर सिंधु और प्राचीन सरस्वती, जिसे मैंने कहा जिसे घग्गर या हकरा भी कहा जाता है, इनकी घाटी में मिले हैं। इसलिए कई विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इस सभ्यता की खोज, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हड़प्पा से प्रारंभ हुई थी, इसलिए विद्वानों का मानना है कि इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही उचित है। इस सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और वर्तमान में इस सभ्यता से संबंधित जो स्थल हैं वह अफगानिस्तान की सीमा से लेकर पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक, गोदावरी के तट तक इसके अवशेष मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है। यह सभ्यता 3 चरणों में, इस सभ्यता के 3 चरण रहे हैं। प्रथम चरण हड़प्पा से पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, अर्थात जो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उससे पूर्ववर्ती जो स्थिति थी 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक, इसे हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। दूसरा 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक, जिसे हम एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या जिसे पूर्ण नगरीय सभ्यता हम मानते हैं। तथा तीसरा उत्तरवर्ती, जब यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक, जिसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता या उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि इस सभ्यता में जो महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं वह जो सोर्तघई अफगानिस्तान की सीमा से लगाव स्थान था, वहां से लेकर बलूचिस्तान तक से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरठ, पूर्व में मेरठ तक, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गोदावरी के तट तक इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। इस तरह यह सभ्यता एक अत्यंत ही विस्तृत सभ्यता रही है। विद्वानों का मानना यह भी है कि जो इसका विस्तार था, जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता फैली थी। तो यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, साथ ही साथ यह क्षेत्र प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। विश्व में इतनी विशाल सभ्यता के अवशेष अब तक नहीं मिले हैं। दूसरी बात, इस सभ्यता की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि नगरीय जो सभ्यताएं रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नगर तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी नगर मिले हैं, मिस्र की सभ्यता में भी नगर मिले हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है, इसके जो कई जो नगर हैं, मुख्य नगर हैं, लगभग 7 जो इसके मुख्य नगर हैं, इन नगरों की जो नगर योजना थी वो अपने आप में विशिष्ट है। और दूसरी बात जो इस सभ्यता की एक और विशेषता है वो है इस सभ्यता की सुनियोजित जल निकास प्रणाली। इस तरह हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं जो इसे विश्व के अन्य सभ्यताओं से भी अलग पहचान देती हैं, वह है इस सभ्यता की सुनियोजित नगर योजना और
जल निकास प्रणाली।